वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए साइंस विज्ञान विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमने दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ एसएससी के अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से आपके लिए लिए हैं। और ये इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो रहने वाला है। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही आपको बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन है थोड़ी सी कड़वी दवाई हैं, यानी थोड़े से कठिन लेवल के हैं। इसमें मेनली मैंने बॉटनी और जूलॉजी वाला पोर्शन आज हम कवर करेंगे, तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो आप जरूर देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं साइंस विज्ञान विषय के PYQs। और इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रश्न हमारा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एंगेस्ट्रोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एंथोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। तो जो फलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोमोलॉजी। और ये प्रश्न एसएससी के साथ साथ MPSI के एग्जाम में भी आ चुका है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, या यूं कहें कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डार्विन, दूसरा है थियोफ्रस्ट महोदय, तीसरा है लिनियस और फोर्थ है हिप्पोक्रेटस। तो साथियों, जब भी हम ऐसा प्रश्न देखते हैं तो द्विनाम पद्धति, तो आपके मन में पहला ख्याल डार्विन का ही आया होगा, लेकिन ये हमारा गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है लिनियस। क्या है? लिनियस। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है, इसके जनक कौन है, वो है लिनियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। किसकी? जीवाणु को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया बोलते हैं और विषाणु को वायरस बोलते हैं। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट कोच, सेकंड है लुई पास्चर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ल्यूवेनहॉक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूवेनहॉक। जो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज करी थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं। तो बहुत ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं बॉटनी में, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार करें। और साथ ही साथ हमने एसएससी का ज़्यादा प्रश्न उठाए हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में तो कम पूछे गए, लेकिन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है टेरिफाइट्स, तीसरा ऑप्शन है आवृत्त बीजी और फोर्थ है अनावृत्त बीजी। तो साथियों, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उनको हम अनावृत्त बीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावृत्त बीजी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावृत्त बीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है। क्या है प्रश्न? कि जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है। तो पहला है सर्पिल, दूसरा है गोल, तीसरा है छड़ रूपी और फोर्थ है कोमा रूपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छड़ रूपी। क्या होती है? छड़ रूपी। यानी जो जीवाणु होते हैं उनकी साधारण आकृति किस प्रकार से होती है? छड़ के समान, यानी कि सीधी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, छड़ रूपी। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। क्या है प्रश्न? कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो पहला है ऑप्शन है वाइब्रियो, दूसरा है गोलाणु, तीसरा ऑप्शन है दंडाणु और फोर्थ ऑप्शन है स्पाइरिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, गोलाणु। क्या है? गोलाणु। तो वे सभी बैक्टीरिया जो आकार में छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया कारण होता है। साथियों, आपको बताया मैंने, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पीलिया, दूसरा होता है तपेदिक, तीसरा होता है चेचक और फोर्थ होता है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक यानी कि टीवी। जो टीवी की बीमारी होती है वो कैसे होती है? वो बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, आपसे बता दूं कि आप इसे चार्ट बना लें जिसमें एक तरफ बैक्टीरिया से रोग होने वाले रोग और एक तरफ जीवाणु से होने वाले रोग, इनका अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये सब प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपका परीक्षा में बनने की पूरी संभावना है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग भी अच्छे से याद कर लें और वायरस से होने वाले रोग भी अच्छे से याद कर लें। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? हमें होता है टीवी यानी कि तपेदिक। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो एक बैक्टीरिया जो हमारी आंत में हमेशा पाया जाता है, तो वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है एशरसीरिया कोलाई, दूसरा है किरिनोबैक्टीरियम,
तीसरा है वाइब्रियो कोलेरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एशर्सिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो मानव के आंत में पाया जाता है, एशर्सिया कोलाई। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो अधिकांशतः काय में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आवृतबीजियों में, दूसरा ऑप्शन है कवकों में, तीसरा ऑप्शन है विषाणुओं में और फोर्थ ऑप्शन है जीवाणुओं में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जीवाणुओं में। किनमें? जो जीवाणु होते हैं उनमें अधिकतर एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? क्या है प्रश्न कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, दूसरा है यीस्ट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विषाणु और फोर्थ हो जाएगा जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों माइकोप्लाज्मा। क्या है करेक्ट आंसर? माइकोप्लाज्मा। तो ये सबसे छोटे जीव होते हैं, यानी कि ये विषाणु और जीवाणु से भी छोटे होते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जीव कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? क्या है प्रश्न कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है पेचिस, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा ऑप्शन है चेचक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजा। जो हैजा होता है वो हमें जीवाणु के कारण होता है। इसके कारण जीवाणु के कारण दूषित पानी वगैरह पीने से हैजा रोग हो जाता है, और उसका मेन जिम्मेदार कौन होता है? तो वो होता है जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, और प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे इसका सभी जो इसका आंसर है सभी स्टूडेंट को मुंह जुबानी याद हो, लेकिन फिर भी इसको एग्जामिनर जरूर पूछता है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है निमोटोड और फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। जो दूध खट्टा होता है किस कारण होता है? वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? क्या कारण? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है पेचिस, दूसरा ऑप्शन है दम्मा, तीसरा ऑप्शन है कुष्ठ रोग और फोर्थ है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। क्या है? जो कुष्ठ रोग होता है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? किसकी? विषाणु यानी कि वायरस की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम इवानोवस्की, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन है लिनियस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवानोवस्की। क्या है? जो इवानोवस्की महोदय थे इन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज करी थी। तो ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया है? तो जो चेचक होता है उसके लिए टीका का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पहला ऑप्शन मिलिस्टिन ने, दूसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर ने, तीसरा ऑप्शन है लुई पास्चर ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया है? वो क्या है? एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अब अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये भी वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस अम्ल, दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम, तीसरा है खमीर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लैक्टोबैसिलस, वन एंड द ओनली। लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण ही दूध दही के रूप में जमता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, यानी कि जो अपना पोषण वो स्वयं कर लेते हैं? तो पहला है शैवाल, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक और फोर्थ है प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों शैवाल। जो शैवाल होती है वो स्वपोषी होती है, यानी कि अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद बना लेती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा शैवाल। शैवाल स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है? क्या है प्रश्न कि टिक्का रोग किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ज्वार फसल में, दूसरा है गन्ना में, तीसरा है चावल में और फोर्थ है मूंगफली में। तो जो साथियों टिक्का रोग होता है वो होता है मूंगफली में। कहीं में? मूंगफली में होता है मेनली टिक्का रोग। जब भी आप कच्चे मूंगफली के दाने वगैरह लाते होंगे और खाते होंगे और अचानक एक दाना ऐसा कड़वा आ जाता है कि जो पूरा आपके सारे दानों का स्वाद बिगाड़ देता है, तो वो टिक्का रोग के कारण ही होता है। तो टिक्का रोग किस में होता है? तो वो हमारी मूंगफली में होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब अगला प्रश्न है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकंड ऑप्शन है क्षय रोग, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आतशक और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो HIV के कारण हमें रोग होता है वो होता है आतशक। क्या होता है? आतशक। और एड्स को हिंदी में आतशक बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, जो हमारा एड्स होता है ना उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? आतशक बोला जाता है। तो HIV से होने वाला रोग कौन सा है? वो है एड्स रोग। तो आतशक या एड्स दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये इसका एड्स का हिंदी नाम है। ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्या है प्रश्न कि कौन सा रोग है जो कि विषाणु के कारण होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण? तो पहला ऑप्शन देखते हैं मलेरिया रोग, दूसरा है यक्ष्मा, तीसरा है चेचक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पीलिया। तो करेक्ट आंसर है चेचक। क्या है? चेचक। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो जो चेचक है ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो वो कौन सा शैवाल है जिससे हमें कि आयोडीन प्राप्त होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आडोगोनियम, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है एक्टोकार्पस और फोर्थ है लेमिनेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 लेमिनेरिया। क्या है? जो लेमिनेरिया शैवाल है उससे हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है, लेमिनेरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? अब हाइड्रोफोबिया यानी जल से हमें डर। अब साथियों फोबिया हर प्रकार का होता है, ऊंचाई से डर, नीचाई से डर, पानी से डर, पेड़ों से डर, तो अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं, भूतों से डर। तो जो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर, ये रोग हमें किससे उत्पन्न होता है? तो पहला है विषाणु से, दूसरा है जीवाणु से, तीसरा ऑप्शन यीस्ट से और फोर्थ है प्रोटोजोआ से। तो जो हाइड्रोफोबिया होता है वो होता है हमें विषाणु से। किससे? विषाणु से। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु से होता है हमें हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ऑप्शन अनुसार देखेंगे हम कि किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विषाणु में, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु में, थर्ड ऑप्शन है शैवाल्स में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन में। तो साथियों जो हमारा एंजाइम होता है वो विषाणु में नहीं होता है। किसमें? वायरस के अंदर आपको किसी भी प्रकार का एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वायरस या विषाणु। अगला प्रश्न है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो जब भी कुत्ता काट लेता है उसके जो वायरस के कारण हमें रोग होता है वो क्या कहलाता है? तो पहला है हेजा रोग, दूसरा है पेचिस, तीसरा है मम्स और फोर्थ है हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। इसलिए भाई कुत्ता काटने पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें इंजेक्शन जाके लगवाना पड़ता है। तो कुत्ते के काटने से विषाणु जनित रोग कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन और साथ साथ संभावित क्वेश्चंस भी लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा संचार प्रणाली, दूसरा है विषाणु जनित रोग, तीसरा है कवक जनित रोग और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। क्या है? विषाणु जनित रोग। तो जो सार्स है साथियों ये क्या है? विषाणु जनित रोग है और सार्स एक वायरस की पूरी फैमिली है और जो कोरोना वायरस है वो भी इस सार्स फैमिली का ही वायरस था, है ना। तो सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोगों की फैमिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खसरे की बीमारी होती है वो निम्नलिखित संक्रमण के कारण होती है। तो पहला है जीवाणु कारण, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा कारण, थर्ड ऑप्शन है विषाणु कारण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा शैवालों के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है विषाणु कारण, यानी जो वायरस होते हैं उनके कारण हमें खसरा बीमारी हो जाती है या खसरे का संक्रमण हो जाता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व बताइए। क्या है कि जो आलू में मोजेक रोग होता है वो किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है फफूंदी कारण, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन के कारण, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु कारण और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विषाणु के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु कारण, यानी जो वायरस के कारण आलू में मोजेक रोग हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं येलो मोजेक वायरस। क्या बोलते हैं? येलो मोजेक वायरस। इसके कारण आलू में मोजेक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ डिजीज यानी मुंह पका और खुर पका, इसको हिंदी में बोलते हैं हम फूट एंड माउथ डिजीज को, ये किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका हमें जवाब देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ कारण, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु कारण और फोर्थ है ये सभी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। तो जो फूट एंड माउथ डिसीज है ये विषाणु यानी वायरस के कारण होती है।
और इसमें कभी कभी क्या होता है, भैंस वगैरह जो हमारे गाय कैटल होते हैं उनके जबड़े लोक हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी इसमें हो जाती है अगर इसका समय पर इलाज हम नहीं कराएं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पहला ऑप्शन है क्यूटिन की, दूसरा ऑप्शन है काइटिन की, तीसरा है सुबेरिन की और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूलोज की। तो करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज की। इसकी सेल्यूलोज की। तो जो कोशिका शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है, क्या है जो केल्प है ये हमें काई से प्राप्त होता है? तो पहला है लाइकेंस से, दूसरा है समुद्री शैवालों से, तीसरा है जलीय शैवालों से और फोर्थ है शैवालों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री शैवालों से। कहीं से? समुद्री शैवालों से। तो जितनी भी केल्प होती हैं ये हमें समुद्री शैवालों से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चाहते हमारा जो रेड सी है, लाल सागर है, उसका जो कलर लाल है उसके पानी का, वो किस के कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मांस के कारण, दूसरा है लाइकेन के कारण, तीसरा है शैवाल के कारण और फोर्थ है जीवाणु के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवालों के कारण। क्या है? शैवालों के कारण। तो जो हमारा रेड सी है यहाँ पर विशेष प्रकार की शैवाल पाई जाती है, उसके कारण क्या होता है, उसका रंग लाल हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो एक प्रकार की मेडिसिन यही है। तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है शैवालों से, दूसरा है जीवाणु से, तीसरा है मॉन्स से और फोर्थ है कवक से। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा शैवाल रहेगा। तो जो अगर अगर प्राप्त होता है वो हमें शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? क्या प्रश्न कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एंगेस्ट्रोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फिनोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पोमोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसको माइकोलॉजी बोला जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं माइकोलॉजी से बीएससी कर रहा हूँ या माइकोलॉजी डिपार्टमेंट का हूँ, तो समझ जाना भाई वो कवकों का अध्ययन वाली पढ़ाई कर रहा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की, दूसरा है लिपिड्स की, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन की और फोर्थ ऑप्शन है सेल्यूलोज की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन और हीमोसेल्यूलोज की। काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो जो कवक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है मृतोपजीवी, दूसरा ऑप्शन है हमारा परजीवी, तीसरा ऑप्शन है विविध पोषी और फोर्थ है स्वपोषी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध पोषी। क्या है? विविध पोषी। तो जितने प्रकार के कवक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि कोई कवक मृतोपजीवी रहता है, कोई परपोषी रहता है, कोई स्वपोषी रहता है। तो इसलिए सभी कवक किस प्रकार के होते हैं? सदैव विविध प्रकार के होते हैं, यानी विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या बोला जाता है? आपने देखा होगा कि जो मान लो कोई बड़ा पेड़ है उसके तने पे कवक उग जाते हैं नीचे नीचे साइड। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है जूफिलस, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टिकोलस, तीसरा ऑप्शन है कोप्रोफिलस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा साक्सीलस। क्या है? साक्सीलस। तो इसका करेक्ट आंसर है कोर्टिकोलस। क्या बोला जाता है उनको? कोर्टिकोलस बोला जाता है। जो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक होते हैं उनको कोर्टिकोलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? जैसे हमने पेड़ वाला देखा, गोबर का देखने, तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो पहला है साक्सिकोलस, दूसरा है जूफिलस, तीसरा ऑप्शन हमारा टेरिकोलस और फोर्थ है कोप्रोफिलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस। क्या है? कोप्रोफिलस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कोप्रोफिलस। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम कवक में, दूसरा है शैवाल में, तीसरा है ब्रायोफाइट्स में और फोर्थ है टेरिडोफाइट्स में। तो किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? साथ ही जो कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। किसमें? कवक में। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? जो खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकन है उनको क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है परमेलिया, दूसरा है सेक्सटिलिस, तीसरा ऑप्शन है सेक्सोकॉल्स और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्सोकॉल्स। क्या है? या सेक्सिकॉल्स। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या बोला जाता है? उसको सेक्सिकॉल्स बोला जाता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम रोसेल को, दूसरा है इंडोकार्पन को, तीसरा है परमेलिया को और फोर्थ है हमारा ये सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेलिया। तो जो परमेली लाइकन होते हैं उनको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? क्या है कि जो मिर्गी की औषधि होती है वो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है रोसेल, दूसरा है लेकोनेरा, तीसरा है इंडोकार्पन और फोर्थ है परमेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंडोकार्पन। क्या हो जाएगा? इंडोकार्पन। तो जो मिर्गी की औषधि साथियों वो हमें किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इंडोकार्पन से हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? क्या है प्रश्न कि बीजों की जो प्रकृति है वो किसमें उत्पन्न हुई? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम कवक्स में, दूसरा है शैवाल में, तीसरा है टेरिडोफाइट्स में और फोर्थ है ब्रायोफाइट्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। तो जो बीजों की प्रकृति है वो किसमें उत्पन्न हुई है? तो वो टेरिडोफाइट्स में हुई है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एजोला एक क्या है? क्या है प्रश्न हमें बताना है कि जो एजोला है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं जलीय फर्न है, दूसरा ऑप्शन है कवक है, तीसरा ऑप्शन शैवाल है और फोर्थ ऑप्शन है लाइकेन है। तो साथियों जो एजोला है वो एक जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, एजोला क्या है? तो एक जलीय फर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसके रूप में? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया को, दूसरा ऑप्शन है एजोला को, तीसरा ऑप्शन है खोई को और फोर्थ है क्लास्ट्रीडियम। क्या है? क्लास्ट्रीडियम को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला को। किसको? एजोला को। तो निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? क्या है प्रश्न कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो पहला है टेरिडोफाइट्स में, दूसरा है ब्रायोफाइट्स में, तीसरा है मनुष्य में और फोर्थ है हमारा हाथियों में। तो सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स है वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। अच्छा, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? अगर आपको पता है तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे होते हैं? प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म, तीसरा है टेरिडोफाइट्स और फोर्थ है ब्रायोफाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। कौन शाखा? सिल्वीकल्चर। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वनों के विकास का, सिल्सीफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का और शैवालों के संवर्धन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवालों के संवर्धन का। किसका? शैवालों के संवर्धन का। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। ऑप्शन फोर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? क्या प्रश्न कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो पहला ऑप्शन है अंतः प्रदिवी जालिका, दूसरा है गोल्जी कोई द्वारा, तीसरा है मुक्त राइबोसोम द्वारा और फोर्थ है बंधित राइबोसोम्स द्वारा। साथ ही जो मुक्त राइबोसोम्स होते हैं उनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? जो हमें बैक्टीरिया से फैलता है रोग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम चेचक, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है मम्स और फोर्थ है पीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन है। ये आज का आपका होमवर्क हो गया। अब आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।